नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी नवजागरण की वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लोहिया दर्शन कि किस प्रकार लोहिया दर्शन आया और इसमें किस किस बात पर विचार विमर्श हुए और क्या स्थापित हुआ। सर्वप्रथम समाजवादी लोहिया भारत में समाजवाद स्थापित करने का प्रयोजन, आर्थिक विकास की रूपरेखा, सप्त क्रांति पर एक दृष्टि, विश्ववादी व्यक्तित्व एवं इतिहास बोध। जो लोहिया जी थे उन्होंने किस प्रकार समाज को एक नई दिशा प्रदान की, उनकी आर्थिक विकास में उनको सहयोग दिया, उनका हम सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय से शुरुआत करेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर हुय्यर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर या अंबेडकर नगर जनपद नामक स्थान पर हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक व समाजवादी नेता थे। इनका दार्शनिक चिंतन और सामाजिक विश्लेषण की विचार पद्धति में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग तथा उनके शोध निर्देशक बर्नर्ड सुधाई प्रसिद्ध क्या है, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं, ये का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता है। लोहिया का जो दर्शन है उस दर्शन पर गांधी जी का प्रभाव है, भारतीय परंपरा, मार्क्सवाद और उनके जो शोध निर्देशक हैं बर्नर्ड सुधाई, ये एक प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री हैं, उनकी विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। सन 1976 के पूर्व सोशलिस्ट पार्टी की जो अनुगूल हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर थी, उसके पीछे डॉक्टर लोहिया का चिंतन, जन संघर्ष तथा कार्य के प्रति अटूट निष्ठा और ईमानदारी थी। जो एक सोशलिस्ट पार्टी की जो अनुगूल हिंदुस्तान में हुई, उसमें लोहिया का जो चिंतन था, उनका जन संघर्ष, कार्य के प्रति जो अटूट निष्ठा, श्रद्धा, अपने कार्य को अपनी ईमानदारी के साथ करते थे, उसका बहुत प्रभाव है। इन्होंने न केवल समाजवाद को भारतीय चिंतन की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि उसे मूर्त रूप देने का भी भगीरथ प्रयास किया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने समाजवाद को भारतीय चिंतन की धारा से नहीं जोड़ा और उसको उन्होंने मूर्त रूप यानी जो समाजवाद है उसको स्थापित करने में, उसको समाज के सामने लाने का कार्य भी उन्होंने किया है। समाजवादी लोहिया क्या किया, लोहिया जी ने किस प्रकार समाजवादी बने। इन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेचन एशिया की विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखकर किया है। अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं, इनकी पुस्तक का नाम है, महत्वपूर्ण है, आप परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि लोहिया की पुस्तक कौन सी है, तो मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं में समाजवाद संबंधी अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया है। इन्होंने गांधीवाद तथा मार्क्सवाद जैसी दो परस्पर विचारधाराओं के मध्य सूत्र का काम किया है। का कारण दो विचारधाराएं हैं, उनको आपस में जोड़ने का कार्य इन्होंने किया है। उन्हीं के शब्दों में, यानी लोहिया जी के शब्दों में, गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोश हैं। वो कहते हैं कि गांधी यानी महात्मा गांधी और मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, इनके पास सीखने के लिए हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुमूल्य कोश है। तो ये जो पंक्ति है ये भी महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो ये लोहिया जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। इन्होंने मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को अपनाया, किंतु मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। एक प्रश्न यहाँ से बना कि लोहिया जी ने मार्क्स की किस विचारधारा को अपनाया है, तो इन्होंने इनकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या को अपनाया, किंतु वर्ग संघर्ष को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अनावश्यक और असंगत मानते थे। उनके अनुसार मानवता दो विकल्पों के मध्य जूझती रही है, वर्ग और जाति। जाति और वर्ग में सतत संघर्ष चलता रहता है। यानी कहते हैं कि जो जाति और वर्ग है,
जाति क्या है, विभिन्न जातियां हैं जो वो वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इनमें सतत यानी हमेशा से क्या है, एक संघर्ष चलता रहा है। निम्न प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी जातियां हैं, इन जातियों में संघर्ष चलता ही रहा है। और वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जो शोषण और शोषित का जो वर्ग है, उस वर्ग में भी है ना हमेशा ही संघर्ष चला है। जो उच्च वर्ग है हमेशा वो निम्न वर्ग का और मध्य वर्ग का संघर्ष है, क्योंकि उनका वो शोषण करता है। यदि जाति दक्षिणपंथी और स्थायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है तो वर्ग सामाजिक गतिशीलता का। मानव इतिहास जाति और वर्ग के अंतर्द्वंद की कहानी है। डॉक्टर लोहिया ने रूसी साम्यवाद की तीव्र भर्त्सना की है, यानी उसकी बुराई की है। जहां व्यक्तिगत स्वच्छंदता को औद्योगिक विकास के लिए कुचल दिया गया, उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छंदम से नहीं हो सकती। उनका कहना है कि सत्य क्या है, कभी भी पराजित नहीं होता। सत्य कभी, जो सत्य को स्थापित करे उसके लिए कभी धूर्तता यानी मक्कारी, छल कपट से उस सत्य को हमें सबके सामने नहीं लाना चाहिए। सत्य को हमेशा सत्यता से, अपनी मानसिक विचारधारा से, यानी अच्छे प्रकार के कार्यों को करने से उस सत्य को हमें उजागर करना चाहिए, धूर्तता और मक्कारी के साथ नहीं। वे धर्म, दक्षिणपंथ तथा राजनीति को मिलाने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक सद्भाव में तनाव और कड़वाहट पैदा होती है। वे कहते हैं कि धर्म क्या है, भारत क्या है, एक धर्म प्रधान, धर्म की बहुत ज़्यादा विशेषता है। यहाँ पर धर्म की विभिन्नताएं हैं, बहुत प्रकार के धर्म हैं। तो वो चाहते थे कि धर्म आपस में न मिले, क्योंकि धर्म आपस में व्यक्तियों के मिल नहीं पाते हैं। धर्म के मिलने से विचारधाराएं भी नहीं मिलती है, वहीं टकराहट और द्वंद्व पैदा होता है। तो वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार हो। वो चाहते थे कि सभी अपने अलग अलग धर्मों के रहें और अपनी विचारधाराएं भी अलग रखें, आपस में द्वंद्व न करें, मनुष्य मनुष्य के साथ मिलकर रहें। एशियाई सामाजिक व्यवस्था में नौकरशाही और विशेषज्ञों के बढ़ते हुए अनुचित प्रभाव से वे चिंतित थे। नवीन समाजवाद को स्थापित करना सरल नहीं था। उनके लिए वह कुछ सुधारों को अनिवार्य समझते थे, जिनमें विश्व संसद की स्थापना, पूरे विश्व को जीवन स्तर का सुधार तथा उद्योगों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि शामिल है। उद्योगों का विकास हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, तो वो चाहते थे कि सभी क्या है, हमारे जीवन स्तर का सुधार तभी हो सकता है जब उद्योग बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर व्यक्ति को कार्य मिलेगा, कार्य है तो रोजगार है, उसके लिए उसका जीवन का स्तर उच्च होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इससे हमारा जीवन का स्तर सुधरेगा, और जीवन का स्तर सुधरेगा तो समाज का भी विचारधारा भी बदलेगी और स्तर भी उच्च होगा। भारत में समाजवाद स्थापित करने का प्रयोजन। डॉक्टर लोहिया का भारत में समाजवाद स्थापित करने का प्रयोजन क्या था? उसमें व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने चौखंबा योजना प्रस्तुत की। तो एक प्रश्न यहाँ से बना कि चौखंबा योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इस योजना में उन्होंने राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। चौखंबा योजना के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत व केंद्र, इन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। तो इसमें क्या है, प्रश्न यहाँ से बना है कि चौखंबा योजना के अंतर्गत किसका सुझाव दिया गया है? तो ग्राम, मंडल, प्रांत व केंद्र, ये चार चीजें हैं, ग्राम, मंडल, प्रांत व केंद्र। तो चार चीजों को मिलाकर एक चौखंबा योजना बनी और इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश की मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए भी अहम योगदान दिया है। उन्होंने गरीबों एवं शोषितों को अपने अधिकारों की मांग के लिए मुखर किया। उनका कहना है कि जो गरीब और शोषित व्यक्ति हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए, उनको उनके अधिकार प्रदान किए जाएं, और उनको भी कहा कि आप भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करिए। साथ ही उन्होंने पेट की समस्याओं को ही नहीं अपितु मन की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया है। पेट की समस्या नहीं, हर व्यक्ति को अच्छे स्तर का खाना मिले, है ना। वो किस प्रकार मिल सकता है? क्योंकि व्यक्ति के पास यदि रोजगार होगा, उसके पास करने के लिए काम होगा, अच्छा खाना सभी को प्राप्त हो।
और मन की समस्याएं, यानी मानसिक स्तर पर भी सभी को शांति प्रदान हो, सभी एक दूसरे के साथ सुलझे हुए रहें, व्यक्तित्व सबका ऐसा रहे कि विचारधारा आपस में मिले। अगर विचार आपस में मिलते हैं तो मन भी आपस में व्यक्ति के मिल जाते हैं, और मन मिलने से मन प्रसन्न रहता है और व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। तो उनका कहना है कि पेट की समस्याएं, यानी सभी को भरपेट भोजन प्राप्त हो, रोटी के लिए कोई दुखी न रहे, और मन से सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मन में किसी के गलत विचारधारा न आए, मन शुद्ध और साफ हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारतीय सभ्यता व संस्कृति से अथाह प्रेम था। उनके संस्कारों में इसकी झलक विद्यमान थी। उनमें भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की कार्य क्षमता का मिश्रण है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिकता, भारत क्या है, विभिन्न धर्म संप्रदायों का देश है। भारत क्या है, विभिन्न संप्रदायों का देश है, यह आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर व्यक्ति धर्म को अधिक महत्व देता है, अध्यात्म की ओर अधिक जुड़ा हुआ है अध्यात्म से। तो कहते हैं कि अध्यात्म क्या है, भारत से, और पश्चिम की कार्य क्षमता, कि पश्चिम में कार्य किस प्रकार अच्छे स्तर के किए जाते हैं, हर व्यक्ति को उच्च स्तर का जीवन प्राप्त होता है, और वहाँ कार्य करने के तरीके अलग हैं। तो उनको पश्चिम का क्या था, कार्य करने के तरीके बहुत पसंद आए। उनका नारा था, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। तो ये भी है महत्वपूर्ण कि राम मनोहर लोहिया का नारा क्या, कौन सा है, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। वह अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के प्रेरणा स्रोत हैं। यानी अन्याय की जहाँ पर गलत कार्य हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ, गलत को सहन मत करो, उसको आगे मत बढ़ाओ। गलत है, कोई कार्य गलत है तो उस गलत को गलत कहकर उसका विरोध करो। वह पूरे विश्व में सकारात्मक बदलाव के पक्षधर थे। सकारात्मक यानी अच्छा बदलाव चाहते थे। उनका दर्शन विश्व शांति का दर्शन माना जाता है। विश्व शांति यानी विश्व में क्या है, कहीं भी लड़ाई झगड़े न हो, सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, सभी राष्ट्र, सभी देश आपस में शांति से मिलकर रहें और आगे अपने जीवन को उन्नत स्तर पर ले जाएं। निशस्त्रीकरण, विश्व विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ पुनर्गठन और विश्व सरकार की उनकी योजनाएं उन्हें विश्व नागरिक और उनके दर्शन को विश्व दर्शन सिद्ध करती हैं। आर्थिक विकास की रूपरेखा, कि किस प्रकार मनोहर लोहिया जी ने आर्थिक विकास की भी एक रूपरेखा तैयार की कि सभी को अर्थ क्या है, व्यक्ति के जीवन जीने का एक केंद्र है। अर्थ से व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरता है, अच्छा भोजन, वस्त्र और कपड़ा उसे मिलता है। तो इसी प्रकार वो चाहते हैं कि आर्थिक स्तर पर भी भारतवासियों का, सभी व्यक्तियों का विकास हो। उनकी मान्यता थी कि गांधीवादी सत्याग्रह तथा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने की नीति के माध्यम से ही मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया इस बात को स्वीकार करते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। यानी गांधी जी ने कहा है कि अपने देश में, अपने आसपास रोजगार पैदा करो। गांधी जी चरखा काटते थे, है ना, वो सूत बनाते थे, उससे वस्त्र बनते थे। तो इसी प्रकार जो गांधी जी का दर्शन है, गांधीवादी दर्शन है, वो गांधी जी का दर्शन ये है कि अपने छोटे छोटे कार्य अपने आप करो, अपने आसपास औद्योगिकरण का विकास करो, अपने आसपास इस प्रकार के रोजगार पैदा करो कि कोई हमें किसी दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े। तो गांधी जी के दर्शन का यह बहुत बड़ा प्रभाव है। तो उससे डॉक्टर लोहिया बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर लोहिया भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के विरुद्ध थे। यानी गांधी जी का जो विचार था वो यह था कि अपने आसपास छोटे छोटे रोजगार पैदा करो, कुटीर उद्योग धंधे पैदा करो, बड़ी बड़ी मशीनों के वो विरुद्ध थे। ऐसी ही विचारधारा लोहिया जी की भी थी। इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा, अमर्यादा तथा सीमा, असीमा का ध्यान रखना होगा। मार्क्सवाद भौतिक उत्पादन और संतुष्टि तो प्रदान कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक शांति नहीं। भौतिक संतुष्टि समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। विशेषाधिकार वाले शोषक वर्ग का वर्गीकरण
वे निम्नलिखित रूप में करते हैं। विशेष अधिकार वाला वर्ग संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर, यानी विशेष जो अधिकार प्राप्त हैं, जैसे उनको संपत्ति, उनके पास पैतृक संपत्ति होगी। वर्ग में क्या है, जाति है, उच्च जाति का है, और भाषा है ना, इसके आधार पर विशेष अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वर्गों का गठन, नौकरशाह अधिकारी, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग। उन्होंने जो वर्गों का गठन किया है, नौकरशाही यानी नौकरशाह यानी अधिकारी हैं और अपने अंडर में नौकर रखे हुए हैं। उच्च मध्यम वर्ग है, एक निम्न मध्यम वर्ग है, और सर्वहारा वर्ग जो बेचारा हर जगह शोषित और शोषण का शिकार होता है। सबसे ज्यादा शोषण का जो शिकार होता है वो निम्न मध्य वर्ग होता है। समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के पश्चात डॉक्टर लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया। वो नीति कौन सी हैं? जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति और भाषा नीति। नीति का है कि जाति नीति, हमारे भारतवर्ष में क्या है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जातियों को भूलो और सभी एक मनुष्य के साथ मिलकर रहो। भूमि नीति यानी भूमि, पहले क्या था, उस समय जो किसान थे वो अपने खेतों में ही मजदूर बनकर रहते थे, उनको लगान देना पड़ता था। तो जो भूमि है, उनका कहना है कि भूमि का मालिक भूमि में काम करेगा और अपना अन्न अपने पास रखेगा, उनको ज़्यादा नहीं देगा। अन्न नीति यानी कोई भी भूखा न रहे, सभी को अन्न की प्राप्ति हो। आय नीति यानी सभी को समान रूप से आय का अधिकार हो, सभी को रोजगार प्राप्त हो। मूल्य नीति कि व्यक्ति के मूल्य निर्धारित हों, वह जीवन में अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो व्यक्ति का पतन तो वैसे ही निश्चित है। राष्ट्रीय श्रम नीति, ये ना हो कि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनका शोषण ही होता रहे, वो कार्य करते रहें, उनको उचित व्यवस्थाएं प्राप्त न हो, उचित भरपेट भोजन न मिले, वस्त्र न मिले, तो सभी को श्रम है, श्रम का एक दायरा किया जाए कि इतना ही श्रम किया जाए। भाषा नीति, भाषा क्या है, सभी की समान हो, सभी एक दूसरे की भाषा को समझें। सप्त क्रांति पर एक दृष्टि है। डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा इस रूप में प्रस्तुत की है, यानी 7 क्रांति। नर नारी की समानता के लिए, यानी नर और नारी, स्त्री और पुरुष के लिए समान अधिकार हो, सभी समान रूप से जीवन में अपना जीवन जी सकें समाज में। रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध, यानी गोरे और काले का भेद न किया जाए, राजकीय, आर्थिक और वैचारिक असमानता के विरुद्ध भी उन्होंने आवाज उठाई है। संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए, यानी जन्म से जो और जाति प्रथा भारतवर्ष में है, तो उनका कहना है कि पिछड़े जो वर्ग हैं उन सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए, क्या था, गुलाम थे व्यक्ति भारतवर्ष के, तो उनकी गुलामी को भी दूर किया जाए। और क्या था, मनुष्यों को स्त्रियों को पर्दे के पीछे रखा जाता था, गलत कार्य हो रहे हैं उन सबको न करे और सभी अपने जीवन में उन्नत जीवन जिए। व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विषमताओं के विरुद्ध तथा आर्थिक समानता के लिए, यहाँ था जो पूंजीपति वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति होता जा रहा है क्योंकि श्रमिकों का शोषण कर रहा है ना। तो आर्थिक समानता समाज में सभी के लिए हो, समान रूप से अधिकार प्राप्त हो और अर्थ का भी वितरण हो या कार्य हो समान रूप से हो। वितरण तो क्या नहीं हो सकता, अर्थ का व्यक्ति कार्य करें, उसको कार्यों का समान रूप से पैसा प्राप्त हो। निजी जीवन में अनधिकार, आवश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध तथा लोकतंत्रीय पद्धति के लिए, अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में, आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का युग है। उनको समझना उतना जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसीलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिली। डॉक्टर लोहिया का विश्ववादी व्यक्तित्व, इसमें डॉक्टर लोहिया एक विश्ववादी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे, राष्ट्रवाद के भी पक्षधर थे, वे विश्व एकता के अधिवक्ता थे। उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है, शुद्ध रूप में अंतर्राष्ट्रवाद तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता
कि जब तक उसके समर्थक इस तथ्य को अनुभव नहीं करते कि विदेश नीतियों का वर्तमान संघर्ष सभ्यताओं का संघर्ष है और जिसके ऊपर विजय विश्व के मस्तिष्कों को एक करके प्राप्त की जा सकती है। इतिहास बोध। डॉक्टर लोहिया का इतिहास विषयक विचार अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखता है। अरस्तु का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से इनके विचार मेल रखते हैं। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक विवेचन के सिद्धांत को अस्वीकार किया है, यानी स्वीकार उनको नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हीगलवादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के संबंध में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृति व्हील्स ऑफ हिस्ट्री 1955 में किया है। इसी प्रकार उन्होंने कोणार्क, नालंदा, अजंता, एलोरा आदि में अंकित मूर्तियों और भित्ति चित्रों में एक दिव्य प्रतिभा के दर्शन किए हैं। यानी जो हमारे पुराने जमाने के जो मंदिर हैं, नालंदा, अजंता की गुफाएं हैं, उनमें क्या है, व्यक्ति में जो प्रतिभा है दिव्य, उस प्रतिभा के भी दर्शन किए हैं। क्या है कि व्यक्ति समाज में सभी के पास प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उजागर करो, समान रूप से सभी को अधिकार प्राप्त हो। तो लोहिया का यही दर्शन है। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।